बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं iOS आर्किटेक्चर, फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और ये आप देखें कोर्स आउटलाइन में, इससे प्रीवियस हमने एंड्रॉयड ओएस का आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ लिया था। अब ये टॉपिक स्टार्ट हो गया iOS। ठीक है जी, ओके जी। iOS formerly known as iPhone OS is a mobile operating system created and developed by Apple Incorporation exclusively for its hardware। एप्पल ने अपने हार्डवेयर के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक डेवलप किया हुआ है, और ये एंड्रॉयड की तरह से ये ओपन सोर्स नहीं है। It is the operating system that powers many of the company's mobile devices. It is the world's second most widely installed mobile OS after Android. It is the basis for three other OSs by Apple: iPad OS, TV OS and Watch OS। iPhone जो Apple की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिफरेंट उनके जो है ना वो OSs हैं। फिर ये जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें iPad टच और iPod टच भी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो लेकिन iOS के अलावा iPad OS, TV OS एंड Watch OS भी एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली। इट इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, नॉट एन ओपन सोर्स, just like Android, although some parts of it are open source under the Apple public source license and other licenses। कुछ पार्ट्स हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, तो कुछ पार्ट्स इसके हैं ओपन सोर्स, लेकिन मोस्टली ये प्रोप्राइटरी है। Unveiled in 2007 for the first generation iPhone, iOS has since been extended to support other Apple devices such as the iPod Touch and iPad। तो इसकी और डिवाइसेस भी ज़ाहिरी बात है ये अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी डिवाइसेस की रेंज जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए फिर इनके जो ओएस है वो भी साथ साथ डेवलप होता चला जा रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे iOS आर्किटेक्चर। तो ये भी एंड्रॉयड की तरह से ही लेयर्ड आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर ऑफ iOS इज़ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। ईच ऑफ दीज लेयर्स इज़ मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स that can be used and incorporated into your applications। और एंड्रॉयड की तरह से ही ये लेयर्स के साथ आपके अल्टीमेटली हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ को, उसके जो हार्डवेयर को यूज़ करता है, डायरेक्टली हार्डवेयर को उस तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता। इट्स कम्युनिकेशन डजंट अकर डायरेक्टली। सी द iOS आर्किटेक्चर इमेज, ये आप देखिएगा, इसमें ये डिफरेंट इसकी लेयर्स हैं। कोकोआ टच है, मीडिया सर्विसेज हैं, कोर सर्विसेज हैं, कोर ओएस है, और फिर अल्टीमेटली आईफोन हार्डवेयर है। और ये जो कोर ओएस है ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। बाकी वो जो टॉप लेयर है आपकी, ये वाली एप्लीकेशन लेयर है जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो फिर फर्दर लेयर वाइज ये हार्डवेयर को एक्सेस किया जाता है। अगर इसको डिटेल में देखें, जैसे उसने प्रीवियसली बात की कि हर लेयर में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कोकोआ टच लेयर जो कि एप्लीकेशन लेयर है, इसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इंपॉर्टेंट, यूआई किट है, मैप किट है, इवेंट किट यूआई है, मैसेज यूआई है, गेम किट है, पुश किट है। फिर मीडिया लेयर देखें, सेकेंड लेयर मीडिया लेयर थी। मीडिया लेयर में कई तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, कोर ग्राफिक्स है, कोर एनिमेशन है, ओपन GLES एंड GL किट है, कोर मीडिया है, AV फाउंडेशन। फिर थर्ड लेयर थी कोर सर्विसेज, और कोर सर्विसेज में क्या क्या, कोर लोकेशन, कोर फाउंडेशन, कोर डाटा, CF नेटवर्क, होम किट, इवेंट किट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इसके इम्पोर्टेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। फिर कोर OS लेयर है, कोर ब्लूटूथ सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, एक्सटर्नल एसेसरी, एक्सेलरेट, लोकल ऑथेंटिकेशन। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेयर है ये आपकी हार्डवेयर लेयर आ जाती है। ओके, एट द अपर मोस्ट लेयर मोस्ट लेवल
iOS work as an mediator between the underlying hardware and the apps we create। तो ये जो बिल्कुल बॉटम पे हार्डवेयर है अंडरलाइंग वो, और जो टॉप पे आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन करवा रहा होता है। आर ऐप डू नॉट कम्युनिकेट टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर डायरेक्टली। लोअर लेवल जो लेयर्स हैं ये क्या करती हैं, दे गिव द बेसिक सर्विसेज विच विल एप्लीकेशन रिलाइज ऑन। जैसे बिल्कुल बॉटम पे आपने देखा ये डिफरेंट सर्विसेज थी, जैसे आपकी ये कोर ब्लूटूथ है, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सो ऑन, ठीक है जी। और जो आपकी हायर लेवल लेयर्स हैं दे गिव सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स एंड इंटरफेस रिलेटेड सर्विसेज। बिल्कुल टॉप पे तो आपके प्योरली यूआई रिलेटेड फ्रेमवर्क्स हैं। अब आ गया कोकोआ टच लेयर, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है बिल्कुल टॉप पे। द कोकोआ टच लेयर कंटेन्स की फ्रेमवर्क्स फॉर बिल्डिंग iOS apps, right? These frameworks define the appearance of your app, जो उसका फ्रंट एंड है, जो उसका यूजर इंटरफेस है। They also provide the basic app infrastructure and support for key technologies such as multitasking, touch-based input, push notifications and many high-level system services। तो ये सारी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कोकोआ टच लेयर में अवेलेबल हैं फ्रेमवर्क्स की सूरत में। When designing our app, we should investigate the technologies in this layer first to see if they meet our needs। तो हमें उनको देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम किन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इन कोकोआ टच आर एज अंडर। सबसे पहले है इवेंट किट यूआई फ्रेमवर्क, provides view controllers for presenting the standard system interfaces for viewing and editing calendar related events। जो भी आपके इवेंट्स हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको परफॉर्म करना, ये इवेंट किट यूआई फ्रेमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गेम किट फ्रेमवर्क implements support for game center which allows users share their game related information online। तो ये एक और फ्रेमवर्क है गेम किट फ्रेमवर्क। IAD फ्रेमवर्क है, allows you deliver banner based advertisements from your app। एडवर्टीजमेंट, बैनर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है। मैप किट फ्रेमवर्क गिव अ स्क्रोलेबल मैप दैट यू कैन इंक्लूड इनटू योर यूजर इंटरफेस ऑफ ऐप। किसी भी ऐप में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर किसी ऐप में मैप की रिक्वायरमेंट है तो हम इसको यूज करेंगे फ्रेमवर्क को। पुश किट फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड्स रजिस्ट्रेशन सपोर्ट फॉर VoIP वॉइस ओवर IP एप्स। ऐसी एप्स जहां पे हमने IP बेस्ड कोई वॉइस सेंड रिसीव करना होती है वहां पे पुश किट फ्रेमवर्क को यूज करना पड़ता है। ट्विटर फ्रेमवर्क सपोर्ट्स अ UI फॉर जनरेटिंग ट्वीट्स एंड सपोर्ट फॉर एक्सेस द ट्विटर सर्विसेज। ट्विटर फ्रेमवर्क कहा जाता है। UI kit framework gives vital infrastructure for applying graphical event driven apps in iOS। some of the important functions of UI kit framework, इसके कुछ important functions भी हैं क्योंकि ये आपके basic graphical जो components हैं वो ये UI kit framework provide करता है। function इसके क्या क्या हैं, basic app management and infrastructure, multitasking support, user interface management, support for using custom input views that behave like the system keyboard, support for sharing content through email, Twitter, Facebook and other services। आपके content share करने के लिए support for touch and motion events, cut, copy and paste, support and many more। तो ये आपका जो UI kit framework है उसके ये different आपके जो functionalities हैं, जो components हैं वो ये given है। फिर इसके अलावा कुछ और फ्रेमवर्क्स हैं जो कि न्यूली और इसके अलावा इनके अलावा भी आ रहे हैं। मैसेज UI फ्रेमवर्क है, एड्रेस बुक UI फ्रेमवर्क है, नोटिफिकेशन सेंटर फ्रेमवर्क है और इसके अलावा भी और भी कई लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स अब तक आ चुके हैं आपके कोकोआ टच लेयर को सपोर्ट करने के लिए, आपका फ्रंट एंड, आपका यूजर इंटरफेस बेटर से बेटर बनाने के लिए। उसके बाद आ जाता है मीडिया लेयर। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है यहाँ पर मीडिया कंटेंट, मीडिया कंपोनेंट्स की सपोर्ट ऑफर की जाती है। इट इज़ द सेकंड लेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। इट प्रोवाइड्स द आईफोन OS विद ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज। तो इसका ताल्लुक मीडिया के साथ है।
As with the other layers of the iPhone OS stack, the media layer comprises a number of frameworks. यहाँ पे भी frameworks हैं that can be utilized when developing iPhone apps. तो जब आपने कोई मीडिया टाइप के कंपोनेंट्स अपने यूज़ करने हैं तो फिर यहाँ पे आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज़ करोगे मीडिया इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज के फ्रेमवर्क्स हैं, ग्राफिक्स फ्रेमवर्क्स हैं, ऑडियो फ्रेमवर्क्स हैं, वीडियो फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है जी। तो ग्राफिक फ्रेमवर्क्स की बात करें तो UIKit ग्राफिक्स है। इट डिस्क्राइब्स हाई लेवल सपोर्ट फॉर डिजाइनिंग इमेजेस एंड आल्सो यूज फॉर एनिमेटिंग द कंटेंट ऑफ योर व्यूज, UIKit ग्राफिक्स। और उसके बाद है कोर ग्राफिक्स फ्रेमवर्क। इट इज़ द नेटिव ड्राइंग इंजन फॉर iOS एप्स एंड गिव सपोर्ट फॉर कस्टम 2D वेक्टर एंड इमेज बेस्ड रेंडरिंग। तो नेटिव आपका ये फ्रेमवर्क है, कोर ग्राफिक फ्रेमवर्क। बाज़ ऐसे भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी जो कि आप इंक्लूड करते हो एक्सटर्नली, लेकिन ये नेटिव है। नेटिव आपके आर्किटेक्चर में अवेलेबल है और ये बेसिक ड्राइंग और ग्राफिक्स 2D वेक्टर्स बनाने के लिए और उसको रेंडर करने के लिए यूज़ होता है। आपके 2 तरह के आपको पता है ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर बेस्ड होते हैं और रास्टर बेस्ड होते हैं। कोर एनिमेशन, इट इज़ एन इनिशियल टेक्नोलॉजी दैट ऑप्टिमाइजेज द एनिमेशन एक्सपीरियंस ऑफ योर ऐप। तो अगर आपने ऐप में कोई एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए कोर एनिमेशन यूज़ की जाती है। और ये मतलब डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो कि स्पेसिफिक कंपोनेंट, स्पेसिफिक टाइप के वो कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर ग्राफिक्स फ्रेमवर्क में कोर इमेजेस हैं, गिव्स एडवांस सपोर्ट फॉर कंट्रोलिंग वीडियो एंड मोशनलेस इमेजेस इन एन नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। मोशनलेस इमेजेस। OpenGIES and GLKit manages advanced 2D and 3D rendering by hardware accelerated interfaces। तो ये भी आपका फ्रेमवर्क है जो कि कुछ एडवांस लेवल के 2D और 3D टाइप के आपके इमेजेस या इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेटल है। इट परमिट्स वेरी हाई परफॉर्मेंस फॉर योर सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स रेंडरिंग एंड कंप्यूटेशन वर्क्स। तो ये यू कैन से कि ये जो लास्ट वाले OpenGIES GLKit है और मेटल है, ये टॉप लेवल के हाई क्वालिटी के आपके ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं जी। ये ग्राफिक्स फ्रेमवर्क था मीडिया लेयर के ऊपर और ये सेकंड लेयर है iOS आर्किटेक्चर में। तो मीडिया लेयर में नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स है वो है ऑडियो फ्रेमवर्क। और इसमें मोस्टली हमें ऑडियो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम वो अपनी एप्लीकेशन में अगर डेवलप करना चाहते हैं तो हमें ये मीडिया लेयर के ऊपर ऑडियो फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सेट ऑफ फ्रेमवर्क में पहला है मीडिया प्लेयर फ्रेमवर्क। इट इज़ अ हाई लेवल फ्रेमवर्क विच गिव्स सिंपल यूज़ टू अ यूज़र्स iTunes लाइब्रेरी एंड सपोर्ट फॉर प्लेइंग प्लेलिस्ट। तो इसका जो मीडिया प्लेयर फ्रेमवर्क है इसमें बेसिकली हमारे पास iTunes लाइब्रेरी को सपोर्ट उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, और प्लेलिस्ट को प्ले करने के हवाले से ये हम चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है AV फाउंडेशन। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव सी इंटरफेस। अब जो ऑब्जेक्टिव सी है ये एक लैंग्वेज है जो कि मोस्टली iOS डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव सी का एक इंटरफेस है फॉर हैंडलिंग द रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। तो ये ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और प्लेबैक के लिए ये फ्रेमवर्क यूज़ होता है। और इसमें ये देखें जो हमारा फ्रेमवर्क है ये मीडिया लेयर के ऊपर बेसिकली तो ये ऑडियो फ्रेमवर्क है, लेकिन हमें हमारे पास कुछ ऐसे ऑडियो फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें वीडियो की ऑप्शन भी मौजूद है और कुछ वीडियो फ्रेमवर्क ऐसे हैं जिसमें ऑडियो भी साथ उसको भी आप उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है OpenAL इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग ऑडियो। ये भी एक फ्रेमवर्क है। ये ऑडियो को इंटीग्रेट करने के लिए ऑडियो हमारे पास जो फाइल्स हैं उनके लिए हम ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है वीडियो फ्रेमवर्क। AVKit है। फ्रेमवर्क गिव्स अ कलेक्शन ऑफ इजी टू यूज़ इंटरफेसेस फॉर प्रेजेंटिंग वीडियो। तो ये हमारे पास वीडियो को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए, प्ले करने के लिए हम ये AVKit फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। फिर AV फाउंडेशन है, गिव्स एडवांस्ड वीडियो प्लेबैक एंड रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़। फिर ये तो AVKit में बेसिक्स था। और फिर आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए एक से ज़्यादा फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। हर एक के अपने प्लस माइनस हैं और उनमें से
हम जिसकी जो फीचर्स हैं वो हमें बेस्ट सूट करते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी डिवाइसेस में एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र होते हैं, एक से ज़्यादा मीडिया प्लेयर होते हैं, तो हर एक के अपने अपने फीचर्स होते हैं। तो हम इसी तरह से फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है कोर मीडिया फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स द लो लेवल इंटरफेसेस एंड डाटा टाइप्स ऑफ फॉर ऑपरेटिंग मीडिया। तो ये कुछ फ्रेमवर्क हाई लेवल हैं, कुछ लो लेवल हैं, तो हर एक का अपना अपना यूजेज है। और जो हाई लेवल फ्रेमवर्क हैं वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमें सपोर्ट करते हैं, और जो लो लेवल हैं वो बेसिक पे जाके भी आप उसमें मीडिया जो फाइल्स हैं उनके साथ कोई ना कोई ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेयर इज़ कोर सर्विसेज लेयर। और ये देखें, ये कोकोआ टच मीडिया सर्विसेज के बाद ये तीसरी हमारे पास लेयर है, ठीक है, हमारे आर्किटेक्चर में। और जो लेयर्ड आर्किटेक्चर होते हैं उसमें ये सिंपल सी बात है, जैसे ये कोर ओएस आप देख रहे हैं, कोर ओएस डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब कोर ओएस के ऊपर कोर सर्विसेज लेयर डेवलप होती है, इसमें कुछ ये कोर ओएस की इंटरफेसेस को सर्विसेज को यूज़ करते हुए कोर सर्विसेज डेवलप होती है, फिर कोर सर्विसेज के ऊपर मीडिया सर्विसेज, और फिर मीडिया के ऊपर कोकोआ टच। तो एक लेयर आमतौर पे जो हायर लेयर है वो लोअर लेयर से कुछ सर्विसेज ले के तो उसकी जो फंक्शनैलिटी, उसकी जो डेवलपमेंट है वो मुकम्मल होती है। तो अब ये थर्ड लेयर है टॉप से, इट इज़ द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। द आईफोन कोर सर्विसेज लेयर प्रोवाइड्स मच ऑफ द फाउंडेशन ऑन विच द अबव लेयर्स आर बिल्ट। तो ये जो कोर सर्विसेज लेयर है ये ओएस, कोर ओएस के बाद ये ऐसी सर्विसेज, ऐसा ये एक फाउंडेशन, एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देता है जिसके ऊपर बाकी लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। इट प्रोवाइड्स पीयर टू पीयर सर्विसेज, जो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ आपको कनेक्टिविटी सम टाइम करनी पड़ती है कुछ सर्विसेज में, कुछ एप्लीकेशंस में। आई क्लाउड स्टोरेज, ब्लॉक ऑब्जेक्ट्स, डाटा प्रोटेक्शन, फाइल शेयरिंग सपोर्ट, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच, इन ऐप परचेज, एसक्यूलाइट, एक्सएमएल सपोर्ट फीचर। तो इस तरह के डिफरेंट और फीचर्स भी इस लेयर के ऊपर डेवलप होते हैं, जैसे डाटा बेसिस है, फाइल शेयरिंग है, क्लाउड स्टोरेज है, और पीयर टू पीयर। तो ये डिफरेंट तरह की एक ये कोर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फिर इस लेयर के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मीडिया सर्विसेज और कोकोआ टच वो डेवलप होती हैं। इसमें जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, इवेंट किट फ्रेमवर्क है। द इवेंट किट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग कैलेंडर इवेंट्स ऑन यूजर्स डिवाइस। जो भी हम अपने जो कैलेंडर को यूज़ करते हुए डिफरेंट इवेंट्स को मैनेज करते हैं, कोई रिमाइंडर, कोई इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए हम इवेंट किट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। उसके बाद अकाउंट्स फ्रेमवर्क है, जो हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पे जिसमें सिंगल साइन ऑन मॉडल यूज़ होता है। चूँकि हमारे पास कुछ दो तरह की डाटाबेसेस होती हैं ना, एक डाटाबेस होती है जो कि लोकल डिवाइस के ऊपर डाटा स्टोर कर रही होती है, और आप किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर वो सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर भी लें, लॉगिन आप करें, तो आपको वो प्रीवियस डिवाइस वाला डाटा आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो है ही लोकल डिवाइस पे सेव था। तो ये लोकल डिवाइस पे जो डाटाबेस सेव होती है, जैसे एसक्यूलाइट, तो उस तरह की उस तरह के जो सर्विसेज के लिए आप ये सिंगल साइन ऑन मॉडल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अकाउंट्स फ्रेमवर्क यूज़ होता है। इसके बरक्स बाज़ हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें डाटाबेस जो है वो फायरबेस की तरह से, फायरबेस एग्जांपल है। फायरबेस जो सर्वर बेस्ड डाटाबेस है, और फिर सर्वर बेस्ड डाटाबेस का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी दूसरी डिवाइस पे भी, तीसरी डिवाइस पे भी आप अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसको वहाँ से भी आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो एनीवे जो हमारी लोकल डाटाबेसेस हैं उनके लिए फिर सिंगल साइन ऑन मॉडल चलता है। तो अकाउंट्स फ्रेमवर्क सिंगल साइन ऑन मॉडल को, सिंगल साइन ऑन यूज़र अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए ये फ्रेमवर्क यूज़ होता है। तो उसके बाद है एड्रेस बुक फ्रेमवर्क गिव्स प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू अ कॉन्टैक्ट्स डेटाबेस ऑफ यूज़र। तो यूज़र के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जो सारी एक लिस्ट है, डाटाबेस है, उसको प्रोग्रामेटिक वे में एक्सेस करने के लिए उसके ऊपर आप डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट और अपनी तरफ से कुछ कस्टमाइज्ड आप उसके ऊपर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एड्रेस बुक फ्रेमवर्क यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है क्लाउड किट फ्रेमवर्क। तो क्लाउड किट फ्रेमवर्क क्या करता है, गिव्स अ मीडियम फॉर मूविंग डाटा बिटवीन योर ऐप एंड आई क्लाउड। तो ये आई क्लाउड और आपकी डिवाइस के दरमियान डाटा को मूव करने के लिए जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप अपनी डिवाइस से आई क्लाउड से अपनी डिवाइस में डाटा मूव करवा सकते हैं इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए।
फिर कोर डाटा फ्रेमवर्क है टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग द डाटा मॉडल ऑफ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ये जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है ये एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है जो कि कई एक जगहों पे कई एक एनवायरनमेंट्स में कई एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। इसमें इसमें जो है वो सिस्टमेटिकली आप अपनी ऐप को डेवलप करते हो। तो जो कोर डाटा फ्रेमवर्क है ये डाटा को मैनेज करता है, डाटा मॉडल को मैनेज करता है। अब ये जो MVC फ्रेमवर्क है इसकी बेस पर, अब MVC क्या है, मॉडल डाटा से रिलेटेड है। व्यू जो है फ्रंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। और कंट्रोलर में क्या होता है, कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक होती है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट डेवलपमेंट्स में डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे आप ये MVC फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जो कि एक जेनेरिक फ्रेमवर्क का जेनेरिक आपका ये गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करता है। आपकी डेटाबेस मॉडल की सूरत में बिल्कुल सेपरेट मैनेज कर सकते हैं। व्यू ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ के लिए हम MVC यूज़ करते हैं। तो MVC मॉडल के होते हुए कोर डाटा फ्रेमवर्क डाटा मॉडल को मैनेज करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए ये सर्विसेज या ऑप्शंस या जो है वो डिफरेंट आपको प्रोवाइड करता है करेक्टरिस्टिक्स। ओके, उसके बाद है कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क, interfaces that gives fundamental data management and service features for iOS apps। तो ये आपके फंडामेंटल डाटा मैनेजमेंट और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क। उसके बाद है कोर लोकेशन फ्रेमवर्क, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि आप अपनी जो लोकेशन है GPS टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन वो इस कोर लोकेशन फ्रेमवर्क के ज़रिए से आप मैनेज कर सकते हैं। कोर मोशन फ्रेमवर्क, मोशन बाज़ हमारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे डिवाइस की मोशन की बेस पे हम कोई डाटा लेते हैं और उसकी रीडिंग से हम कोई चीज़ें जो है ना वो जनरेट कर रहे होते हैं। जैसे कई फिटनेस ऐप्स में आपकी मोशन को देखा जाता है, आपके स्टेप्स आपने कितने लिए, फिर और इस तरह की चीज़ें। तो एक्सेस ऑल मोशन बेस्ड डाटा अवेलेबल ऑन अ डिवाइस, तो उसके पीछे ज़ाहिर बात है कोई सेंसर्स वर्क कर रहे होते हैं, एक्सेलरोमीटर और इस तरह के कुछ और सेंसर्स। तो कुछ हार्डवेयर सेंसर्स होते हैं, कुछ फिर सॉफ्टवेयर सेंसर्स होते हैं। ये बड़ा डिटेल में इनको फिर फर्दर देखा जा सकता है। यूजिंग दिस कोर मोशन फ्रेमवर्क एक्सेलरोमीटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया एक्सेलरोमीटर जो है ये एक सेंसर है और ये हार्डवेयर बेस्ड सेंसर है और ये एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, इसमें कोर OS कोर सर्विसेज लेयर में कोर मोशन फ्रेमवर्क के बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव सी कवरिंग टू मैनी ऑफ द फीचर्स फाउंड इन द कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव सी आपकी रोल प्ले करती है जो कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाउंडेशन फ्रेमवर्क में फ़ीचर ऑफ़र किए जाते हैं। हेल्थ किट फ्रेमवर्क, अब iOS जो है ना वो आपका यूज़र की हेल्थ के हवाले से भी कई उसने बड़ी बिल्ट इन एप्लीकेशंस और डेवलपमेंट के हवाले से फ़ीचर ऐड किए हुए हैं। हेल्थ किट न्यू फ्रेमवर्क है फॉर हैंडलिंग हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र, पूरा ट्रैक करते हैं इन्फॉर्मेशन को। होम किट फ्रेमवर्क, न्यू फ्रेमवर्क फॉर टॉकिंग विद एंड कंट्रोलिंग कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ यूज़र्स होम। तो घर पे डिवाइसेस को कनेक्ट करके उनको कंट्रोल करना, ये होम किट फ्रेमवर्क के ज़रिए से आप डेवलपमेंट कर सकते हो। सोशल फ्रेमवर्क, जो आपके सोशल अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए सिंपल इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग द यूज़र्स सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनको एक्सेस करना डिफरेंट अकाउंट्स को, वो आप ये सोशल फ्रेमवर्क के ज़रिए से कर सकते हो। स्टोर किट फ्रेमवर्क गिव सपोर्ट फॉर द बाइंग ऑफ कंटेंट एंड सर्विसेज फ्रॉम इनसाइड योर iOS एप्स, अ फीचर नॉन एज इन ऐप परचेज। एक इन ऐप परचेज है जो कि आप ऐप को यूज़ करते हुए आप कहीं किसी आउटसाइड इंटरफेस पे नहीं जाते। आउटसाइड इंटरफेस से मुराद है कि आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपकी ऐप के अंदर ही हो जाती है, तो वो स्टोर किट फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं कोर सर्विसेज के बाद कोर OS लेयर, और ये जो कोर OS लेयर है ये आप डायग्राम में बॉटम पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये कोर OS लेयर डायरेक्ट आपकी हार्डवेयर के साथ फिर कनेक्टेड होती है। और जैसा कि पहले भी आपको बताया कि लेयर्ड आर्किटेक्चर में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डेवलप हो रही होती है और जो अपर लेयर है वो बॉटम लेयर की सर्विसेज को, उसकी फाउंडेशन को यूज़ कर रही होती है। अब ये जो OS लेयर है इसमें प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोर फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं।
This is the bottom layer of the hierarchy and is responsible for the foundation of the operating system which the other layers sit on top of. इसके ऊपर फिर बाकी layers आ जाती हैं. कोर सर्विसेज, फिर कोर सर्विसेज के ऊपर मीडिया और कोकोआ. दिस इंपॉर्टेंट लेयर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजिंग memory allocation and releasing memory once the application has finished with it, taking care of file system task, handling networking and other operating system task. तो जो आपके किसी भी OS के टास्क होते हैं बिल्कुल उसी तरह के टास्क यहाँ पर भी मैनेज हो रहे होते हैं. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि बाकी जो OS हैं वो डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अगर आपका विंडोज़ OS है तो उसमें हार्डवेयर डिफरेंट नेचर का है, ठीक है जी. और यहाँ पे डिफरेंट लेकिन टास्क तो सेम है. वहाँ पर भी मेमोरी मैनेज होती है, यहाँ पे भी होती है, वहाँ पे फाइल सिस्टम मैनेज होता है, यहाँ पे भी होता है. तो फंक्शनैलिटी तकरीबन सेम है, फीचर्स. इट आल्सो इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर. ये जो आपका कोर OS लेयर है ये हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है. चूँकि एक्चुअली जो टॉप जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे वो कोर सर्विसेज हों, चाहे वो मीडिया लेयर हो, मीडिया सर्विसेज हों, चाहे वो कोकोआ टच हो, तो अल्टीमेटली आपके हार्डवेयर ने रिस्पॉन्ड करना होता है. फंक्शनैलिटी एक्शन जो है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आपका हार्डवेयर इसमें रोल प्ले करता है. लेकिन जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो OS लेयर का है हार्डवेयर के साथ. ओके. कोर ब्लूटूथ फ्रेमवर्क. द कोर ब्लूटूथ फ्रेमवर्क allows developers to interact specifically with Bluetooth low energy accessories. जो भी आपकी Bluetooth related accessories हैं, devices हैं जो कि कम एनर्जी, चूँकि जो आपकी Bluetooth है वो आपको पता है वो ऐसी devices उसमें यूज़ होती हैं जो कि जिनमें एनर्जी कम यूज़ होती है. Accelerate framework. The Accelerate framework contains interfaces for performing digital signal processing, linear algebra and image processing calculation, जो कि मैथमेटिकल और टेक्निकल आपके कैलकुलेशंस हैं वो एक्सेलरेट फ्रेमवर्क में आ जाती हैं. एक्सटर्नल एक्सेसरी फ्रेमवर्क. द एक्सटर्नल एक्सेसरी फ्रेमवर्क provides support for communicating with hardware accessories attached to an iOS based device. जो भी आप एक्सेसरी अटैच करते हो तो उसको आप अगर यूज़ करना चाह रहे हो, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी सर्विसेज अगर आप अपनी डिवाइस में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक्सटर्नल एक्सेसरी फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं. फिर बिलो कोर OS लेयर हार्डवेयर लेयर एग्जिस्ट. ये हम पहले भी बात कर चुके. हार्डवेयर डिवाइसेस आर मैनेज्ड बाय iPhone OS एंड प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटिव एप्लीकेशंस ऑन द फोन. तो जो हार्डवेयर जितना भी आपका है वो आपका कोर OS के ज़रिए से मैनेज हो रहा होता है. और जो आपकी नेटिव जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो इस हार्डवेयर और इस कोर OS को यूज़ करते हुए रन कर रही होती हैं. उसके बाद आ जाता है आपका iOS एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल देखा था वैसे iOS एप्लीकेशन लाइफ साइकिल भी एग्जिस्ट करता है जी. अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. ये हमारे इस मेन टॉपिक में एक नया सब टॉपिक है iOS एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. जैसे आपको पता है हमने एंड्रॉयड का भी लाइफ साइकिल देखा था, एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल. यहाँ पे ये एप्लीकेशन लाइफ साइकिल है, ठीक है जी. तो सिलसिला वही है, एप्लीकेशन हमारी हम चलाते हैं, उसे ओपन करते हैं और वो डिस्ट्रॉय होने तक उसमें किन किन फेजेस से गुजरती है वो हमें डिस्कस करना है. एंड iOS एप्लीकेशन रन्स इनटू सेवरल स्टेट्स. जैसे वहाँ पर भी आपको याद है डिफरेंट स्टेट्स की फंक्शंस कॉल होते थे which are called the state of the application life cycle. Every iOS developer should be aware of the app life cycle which helps to understand the application's behavior. अगर लाइफ साइकिल का पता होगा तो हम एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं. Every iOS application passes through the following states as it runs. तो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है. नॉट रनिंग आपकी बिल्कुल बेसिक स्टेट है जो कि
जब आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो उस वक्त वो नॉट रनिंग स्टेट में होती है। फिर वो फोरग्राउंड है आपका एक्टिव, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो एप्लीकेशन को, ठीक है जी। फोरग्राउंड पे आती है और फोरग्राउंड में दो इसकी स्टेट्स हैं, एक है इनएक्टिव, एक है एक्टिव। एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है, एक्टिव है और उसमें मतलब नज़र आ रही है आपको, आपके वो पैनल पे है, लेकिन एक उसमें इनएक्टिव स्टेट है और एक एक्टिव स्टेट है। फिर उसके बाद है बैकग्राउंड और फिर उसके बाद है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड के बाद आप ये देखें, सस्पेंडेड से ये नॉट रनिंग में चला जा सकता है और इनएक्टिव और एक्टिव आपस में स्वैप हो सकते हैं, और फिर ये बैकग्राउंड और इनएक्टिव आपस में स्वैप हो जाते हैं, और फिर ये सस्पेंडेड और बैकग्राउंड आपस में स्वैप हो जाते हैं, स्टेट्स स्वैप हो जाती हैं। मतलब कभी वो एक स्टेट में चला गया फिर दूसरी स्टेट में आ गया, डिपेंड्स अपॉन द व्हाट यूजर इज डूइंग विद द एप्लीकेशन। ओके, तो नॉट रनिंग स्टेट, द ऐप इज कंसिडर्ड टू बी इन अ नॉट रनिंग स्टेट व्हेन इट इज नॉट येट लॉन्च्ड और टर्मिनेटेड बाय द सिस्टम और यूजर। अभी जब लॉन्च नहीं उस वक्त नॉट रनिंग में है। इनएक्टिव, the app is in an inactive state when it is in the foreground but receiving events। अभी वो मुकम्मल फंक्शनल नहीं हुई, इवेंट रिसीव कर रही है। इवेंट जब कोई अकर करता है तो उसके बाद कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन परफॉर्म होता है। In other words, we can say that it acts like a bridge state in which the app remains briefly when it transitions to a different state। वो उस वक्त अभी एक ब्रिजिंग स्टेट में है, वो किसी और स्टेट में स्विच कर सकती है, एक्टिव स्टेट में वो स्विच कर सकती है जब उसके डिफरेंट फीचर्स उसके लोड हो जाएंगे। एक्टिव स्टेट, इट इज अ नॉर्मल मोड फॉर द ऐप व्हेन इट इज इन द फोरग्राउंड स्टेट एंड रिसीविंग ऑल द यूजर इवेंट। अब ये यूजर के इवेंट रिसीव कर रही है, यूजर कोई क्लिक करता है, कोई और इवेंट जनरेट होता है, जो भी आपके डिफरेंट वो कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो उसके ऊपर कोई इवेंट आप क्रिएट करते हो, आप क्लिक करते हो, आप टच करते हो, आप कुछ और करते हो, तो वो इवेंट रिसीव कर रही होती है आपकी ऐप। Background, the app transitions into the background state when the user taps on the home screen while using the application or it requires some extra execution time। तो वह बैकग्राउंड में चली जाती है। आप जब होम स्क्रीन पे क्लिक करते हो, कोई और एक्टिव आपकी ऐप हो जाती है, तो उस वक्त ये वाली ऐप आपकी बैकग्राउंड में चली जाती है। When the app is about to be suspended, then also transitions into this state for a small amount of time। जब आप उसको क्लोज करते हो, सस्पेंडेड होने लगती है, उससे पहले भी, सस्पेंड होने से पहले भी वो चाहे थोड़े से वक्त के लिए वो बैकग्राउंड स्टेट में जाती है। इन दिस स्टेट द ऐप रिमेन्स इन द बैकग्राउंड एंड एग्जीक्यूट्स द कोड। लेकिन सस्पेंड होने से पहले जो जाती है उस वक्त वो फिर उसके बाद सस्पेंड हो जाती है। अदरवाइज बैकग्राउंड मोड में आपकी एप्लीकेशन ऐसे ही है जैसे हाइबरनेट हो गई है, ठीक है जी। उसमें एग्जीक्यूशन बेसिक कोई चल रही होती है लेकिन वो एक्टिव नहीं होती, स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रही होती। ओके, नेक्स्ट इज सस्पेंडेड। In this state, the app remains in the background and doesn't execute the code. The app is automatically moved to this state. In this state, the app remains in memory. However, the foreground apps are always given priority over suspended apps and can be purged anytime without notice। तो जो आपकी foreground जिन apps को user use कर रहा है, जो foreground में है, वो ऐप्स उनको जो आपका ओएस है iOS, वो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा और ये ऐप किसी वक्त भी उनको वो अपने रैम से, अपनी मेमोरी से वो निकाल सकता है, इनकी प्रायोरिटी भी कम होती है। ओके, वी मस्ट नोटिस दैट व्हेन वी बिल्ड एंड रन एन iOS एप्लीकेशन इन Xcode। Xcode आपका एक एनवायरनमेंट है, जैसे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है जी, IDE है जिसमें आप अपनी iOS को डेवलप करते हो। फिर हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था, एक आपकी नेटिव ऐप डेवलपमेंट है, जैसे आप जो है वो एंड्रॉयड डेवलप करते हो, आप जो है वो iOS डेवलप करते हो। फिर आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो,
ठीक है जी। बहरहाल एक्स कोड आपका नेटिव डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन इज यूआई एप्लीकेशन डेलीगेट, ठीक है जी, ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है। जैसे वहां पे क्या था एंड्रॉयड में, वहां पे आपकी मेन एक्टिविटी थी, ठीक है जी। विच इज अ प्रोटोकॉल दैट द एप्लीकेशन मस्ट इंप्लीमेंट टू गेट नोटिफाइड ऑफ सेवरल यूजर इवेंट्स लाइक ऐप लॉन्च, द ऐप गोज इनटू द बैकग्राउंड, द ऐप गोज टू द फोरग्राउंड, पुश नोटिफिकेशन। तो ये आपकी यूआई एप्लीकेशन डेलीगेट से यहाँ से आपका जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जो आपकी iOS है। ओके, द यूआई एप्लीकेशन डेलीगेट कंटेन्स सर्टेन ऐप लाइफ साइकिल मेथड। अब ये जो मेथड है ये लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है जी। लाइफ साइकिल मेथड से मुराद ये है कुछ मेथड्स आपके इनएक्टिव स्टेट के होंगे, कुछ मेथड आपके एक्टिव स्टेट्स के होंगे, कुछ आपके बैकग्राउंड के होंगे, कुछ आपके सस्पेंडेड मोड के होंगे, सस्पेंडेड स्टेट के होंगे। Okay, contains several app lifecycle methods that are notified when the app starts running. The UI application delegate method are given below. ये कौन कौन से हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। The first is did finish launching with options, और ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका मेथड है, ये बूलियन रिटर्न करता है, बूल, ट्रू फॉल्स। When the application is launched, initially this method is called. Initial launching पे ये method call होता है। We can do any initial setup for the application in this method like Firebase configuration, user navigation. Firebase आपकी वो live online database है और user navigation वगैरह जो भी आपने initial setting यहाँ पे करनी होती है did finish launching with options में। The storyboard is loaded at this point. storyboard आपकी screens हैं, but we can maintain the state restoration. आप state को restore भी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आ जाता है will finish launching with options। पहले था did finish, अब will finish। This method is intended for initial application setup। ये उसका काउंटर पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट आप कह सकते हो। Storyboards have already been loaded at this point, वो did finish में। बट स्टेट रिस्टोरेशन हैज नॉट अकर्ड येट, वो यहां पे हो सकती है, हो जाती है। एप्लीकेशन विल एंटर फोरग्राउंड, दिस मेथड इज कॉल्ड आफ्टर डिड फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शंस। ये उसके बाद कॉल होती है। जैसे सेम एज जैसे एंड्रॉयड में डिफरेंट आपके जो फंक्शंस थे, जो आपके मेथड्स थे, वो एक दूसरे के बाद लॉन्च होते थे और बाज स्विचिंग होती रहती थी, यहां पर भी सेम सिनेरियो है। It is also called when the application comes from background to foreground। मतलब जब भी आपकी एप्लीकेशन फोरग्राउंड में आएगी, चाहे वो वेरी फर्स्ट टाइम आए, चाहे वो बैकग्राउंड के बाद फोरग्राउंड में आए, उस वक्त आपका एप्लीकेशन विल एंटर फोरग्राउंड फंक्शन जो है, मेथड जो है, ये कॉल होगा। एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव, दिस मेथड इज कॉल्ड आफ्टर एप्लीकेशन विल एंटर फोरग्राउंड। उसके बाद ये डिड बिकम एक्टिव फंक्शन आपका, मेथड आपका कॉल होगा। इफ वी नीड टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क व्हेन द ऐप कम्स इनटू द फोरग्राउंड लाइक फॉन्ट अपडेट, देन वी कैन प्लेस द कोड इन दिस मेथड। ओके, एप्लीकेशन विल रिजाइन एक्टिव। अब इसके नाम से चीजें जाहिर हैं, जब ये एक्टिव आपका स्टेट जो है वो लीव करने लगेगा। दिस मेथड इज नोटिफाइड व्हेन द एप्लीकेशन इज अबाउट टू बिकम इनएक्टिव। जब एक्टिव स्टेट से वो इनएक्टिव स्टेट में जाएगा, उस वक्त ये वाला आपका फंक्शन, ये वाला आपका मेथड आपका कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल द यूजर रिसीव्स अ फोन कॉल, तो उसने इनएक्टिव होना है। आपकी एप्लीकेशन चल रही थी, एक्टिव थी, जो फोन कॉल है उसकी टॉप प्रायोरिटी है, तो जब फोन कॉल आई तो इसने इनएक्टिव होना है, तो उस वक्त ये कॉल हो सकता है। द यूजर पासिस द होम बटन, तो वो होम बटन प्रेस कर सकता है, या कॉल रिसीव करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो रिजाइन एक्टिव कॉल हो जाएगा। एप्लीकेशन डिड एंटर बैकग्राउंड, अब ये उससे अगली स्टेट है। जैसे आपको बताया था शुरू पे कि जो मेथड हैं ये स्टेट ओरिएंटेड हैं, आपके डिफरेंट मेथड डिफरेंट स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। अब ये एप्लीकेशन डिड एंटर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में एंटर होने के लिए ये फंक्शन मेथड कॉल होता है। दिस मेथड इज नोटिफाइड व्हेन द एप्लीकेशन गोज इनटू अ बैकग्राउंड स्टेट आफ्टर बिकम इनएक्टिव। एक सीक्वेंस है ना, एक्टिव हुई एप्लीकेशन, एक्टिव के बाद इनएक्टिव होगी, इनएक्टिव के बाद आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जा सकती है।
application will terminate. This method is called when the application is about to be finally terminated from memory. If we need to perform any final cleanups, then we can place the code in this method. हम उसकी मेमोरी में से कोई उसने जो रिसोर्सेज यूज़ किए हुए हैं मेमोरी में कुछ और रिसोर्सेज, हम वो रिसोर्सेज फ्री करना चाहते हैं, उससे रिलीज़ करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे विल टर्मिनेट में हम ये काम करेंगे कि उससे रिसोर्सेज फ्री करवा लें। वैसे ही जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई पर्सन कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट करता है तो उससे जो रिसोर्सेज हैं वो रिलीज़ करवाए जाते हैं। अगर उसको कोई गाड़ी अलॉट की गई है, अगर उसको कोई ऑफिस अलॉट किया गया, उसको अगर कोई एम्प्लॉयज़ उसके अंडर हैं, तो सारे रिसोर्सेज रिलीज़ करवाए जाते हैं। Both application will finish launching with option and application did finish launching with option can potentially be launched with options। मतलब इसमें कोई चीज़ें वो और ऑप्शन इसकी डिफरेंट हैं। Identifying that the app was called to handle a push notification or URL or something else, तो वो डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यूजर वांट्स टू डू विद लॉन्चिंग द एप्लीकेशन। You need to return true if your app can handle the given activity or URL। तो जैसे हमने देखा शुरू पे इस मेथड को देखते वक्त कि उसके साथ बूल लिखा हुआ था कि ये बूलियन टाइप के मेथड हैं, तो अगर तो आपका जो OS है वो इस एक्शन को सपोर्ट कर सकता है, उसको वो चला सकता है, तो फिर वो ट्रू होगा और वो चलाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा डिस्कस भी किया कि ये जो iOS एप्लीकेशन लाइफ साइकिल है इसके अगेंस्ट एक एंड्रॉयड का भी लाइफ साइकिल है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो हम एंड्रॉयड और iOS दोनों जो हमारे लाइफ साइकिल्स हैं उनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो ये अब देखें, वहाँ पर एंड्रॉयड में क्या था, ऑन क्रिएट था, ऑन स्टार्ट था, ऑन रिज्यूम था, रनिंग था, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये डिफरेंट मेथड थे। यहाँ पर व्यू डिड लोड है, व्यू विल अपीयर है, रनिंग है, व्यू विल डिसअपीयर है, व्यू डिड अनलोड है, डी एलोकेट है। ठीक है जी। तो ऑन क्रिएट के अगेंस्ट आपका व्यू डिड लोड आता है मेथड, ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम के अगेंस्ट व्यू विल अपीयर। ठीक है जी। और आपको याद है हमने कहा था कि ऑन क्रिएट एक दफ़ा रन करेगा एंड्रॉयड में, ऑन स्टार्ट एक दफ़ा रन करेगा, ऑन रिज्यूम फिर वो स्विच कर सकता है। तो ऐसे यहाँ पर उसने पैरेलल एक शो कर दिया। ओके, रनिंग ऑन रीस्टार्ट, और ये रनिंग यहाँ पे भी रनिंग आपका स्टेट आ जाती है। ऑन पास और ऑन स्टॉप के यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है वो डिफरेंस है। ऑन पॉज ऑन स्टॉप के अगेंस्ट यहाँ पे व्यू विल डिसअपीयर आ जाता है, और ये बल्कि लेटेस्ट आपके iOS में ना थोड़ा सा डिफरेंस भी है, कोई मेथड आपके चेंज हो गए हैं। तो ऑन डिस्ट्रॉय के अगेंस्ट व्यू डिड अनलोड और डी एलोकेट, तो यहाँ पे ये कुछ फंक्शन जो है ना थोड़े चेंज हो गए हुए हैं। एनीवे, ये आप देखें कि जैसे वहाँ पे एंड्रॉयड आपकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल था, यहाँ पर जो है वो iOS एप्लीकेशन लाइफ साइकिल है। तो दोनों में जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि उनकी स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि लाइफ साइकिल में एक दफ़ा रन करती हैं और क्लोज करते वक्त भी एक दफ़ा रन करती हैं, और बाज़ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि स्विच करती रहती हैं यूज़र की इंट्रैक्शन के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।